नमस्कार दोस्तों, मैं BS चाहर। आज ये वीडियो IBPS PO और क्लरिकल CRP 9 में जिनका सिलेक्शन हुआ है, शॉर्टलिस्टेड हो चुके हैं और अभी DV के लिए वेट कर रहे हैं, उनकी तरफ से एक पॉइंट को लेके बार बार रिक्वेस्ट आ रही है कि सर जो डिस्चार्ज लेटर है प्रेजेंट एम्प्लॉयर से, उसको लेके हमें क्लियर कीजिए। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को डिस्चार्ज लेटर के बारे में ही बताऊंगा। इसको हम ऐसे देखेंगे कि अगर आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तब आपका डिस्चार्ज लेटर मिलने की क्या कोई कंडीशन रहेगी, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं तब आपको कैसे कितने दिन पहले अप्लाई करके डिस्चार्ज लेटर लेना पड़ेगा, और अगर आप डिस्चार्ज लेटर नहीं लेके जाते हैं तब DV के टाइम पे आपके साथ क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो साथी जिन्होंने अपना IBPS एप्लीकेशन में, चाहे वो क्लरिकल है या PO है, उसमें मेंशन किया है कि वो प्रेजेंटली किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो उन साथियों के लिए अपना ऑर्गेनाइजेशन का डिस्चार्ज लेटर या रिलीविंग लेटर सबमिट कराना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि जो साथी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वहाँ जनरली जो रिलीविंग है उसकी प्रोसेस बहुत ही फास्ट है। उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले साथियों ने अगर IBPS के जो एग्ज़ाम था उसमें इंटरव्यू के टाइम पे अपीयर होते हुए अगर NOC नहीं भी ली होगी तो भी उनका इजीली रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में जनरली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। कई जगह तो कुछ 1-2 हफ्ते में या फिर 15-20 दिन में, महीने तक में रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करके उसको रिलीव कर दिया जाता है। अब बात करते हैं जो साथी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो उन साथियों के 2 केस हो सकते हैं। एक तो जिन साथियों ने अप्लाई करते हुए या फिर एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद इंटरव्यू के टाइम पे अगर बैंक को बताया ही नहीं कि वो इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट होने जा रहे हैं, उनसे NOC ली ही नहीं, तब बैंक उनका जब वो रेजिग्नेशन बैंक में सबमिट करेंगे, अप्लाई करेंगे रेजिग्नेशन के लिए, तो बैंक ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है, क्योंकि ये बहुत मैंडेटरी है हमें पहले परमिशन लेना अगर हम किसी भी एग्ज़ाम के लिए अपेयर हो रहे हैं। तो ऐसे कुछ केस देखे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम की प्रोसेस के टाइम पे NOC नहीं ली, लेकिन जब वो रिजिग्नेशन करने लगे तो उनके ऑर्गेनाइजेशन ने उनको इजीली रिलीव नहीं किया, और कुछ एक के ऑर्गेनाइजेशंस ने तो इस बात का ऑब्जेक्शन लेके उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ही नहीं किया। अब जिन साथियों ने पहले NOC ले ली थी, चाहे एग्ज़ाम अप्लाई करने के टाइम पे चाहे इंटरव्यू के टाइम पे, अब जनरली किसी भी गवर्नमेंट बैंक में ऐसा होता है कि या तो 15 दिन का नोटिस पीरियड दो या 15 दिन की सैलरी दो। ऐसे ही ये नोटिस पीरियड 1 महीने से लेके मैक्सिमम 3 महीने तक का रहता है। जहां आपको 3 महीने पहले नोटिस सर्व करने के लिए बोला जाएगा, वहां अगर आप वैसा नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में आपको 3 महीने की सैलरी सबमिट करनी पड़ सकती है। तो ये आप अपने डिपार्टमेंट में, स्टाफ डिपार्टमेंट से पूछ के रखें कि आपके यहाँ पे रेजिग्नेशन सबमिट करने के समय कितने दिन का नोटिस पीरियड देना जरूरी है। और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जनरली रिलीव करते हुए भी कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगर हमारा मूड है कि हमने ज्वाइन करना ही है IBPS में, जिस भी कैडर में हमारा सिलेक्शन हुआ है, तो पहले ही ये प्रोसेस शुरू करके रखें। हमारे पास रेजिग्नेशन लेटर या डिस्चार्ज लेटर DV के टाइम पे होना जरूरी है। अब बात करते हैं कि अगर DV के टाइम पे डिस्चार्ज लेटर नहीं होता तो क्या हो सकता है। साथियों, 2 केस हो सकते हैं कि पहले तो बैंक आपके दूसरे डॉक्यूमेंट चेक कर ले, लेकिन आपको डिस्चार्ज लेटर सबमिट करने के लिए जैसे आपके डिपार्टमेंट में कंडीशन है उस हिसाब से आपको 1 महीने से लेके मैक्सिमम 3 महीने तक की जनरली एक्सटेंशन पीरियड दे देता है, लेकिन इस दौरान आपको इनमें ज्वाइन नहीं करने दिया जाता। ऐसे ही दूसरा केस ये हो सकता है कि आपके बैंक डॉक्यूमेंट ही वेरीफाई ना करे, पहले ये बोले कि आप अपना डिस्चार्ज लेटर लेके आइए करंट ऑर्गेनाइजेशन से, उसके बाद हम आपको ज्वाइन करने देंगे। 1-2 साथियों की ये क्वेरी भी थी कि हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन हमने वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कराया, लेकिन हमने ज्वाइनिंग नहीं की वहाँ जाके, तब उस केस में क्या हमें वहाँ से रिलीविंग लेटर लेना जरूरी है। साथियों, जहाँ तक बात आपने वहाँ पे ज्वाइन करने की है, तो वहाँ तक तो आपने किया है, लेकिन आपकी एक्चुअल ज्वाइनिंग तब मानी जाती है जब आप वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए, काम के लिए रिपोर्ट करते हो, तब आप उसका एक्चुअल में पार्ट माने जाते हो। सो इस केस में आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपकी किसी डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग के बाद अगर भले ही आपने 1 दिन काम किया हो, उसके बाद आप नहीं गए हो,
तो ये आपके जिस भी बैंक में सिलेक्शन हुआ है उसको पता चल सकता है कि आप कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड हो, क्योंकि आजकल पैन नंबर वगैरह से ये इन्फॉर्मेशन फैच हो जाती है। अगर आपका जहां आप प्रीवियसली सिलेक्ट हुए थे, अगर उन्होंने आपका पैन नंबर जनरेट कर दिया होगा एनपीएस के लिए, सो डेफिनेटली आपका पता चल जाएगा कि आपका वहां सिलेक्शन हुआ था। तब बाद में वो इसको एज ए फ्रॉड के तरीके से भी ट्रीट कर सकता है आपका करंट बैंक। सो ऐसे केस में आपका जहां पहले सिलेक्शन हुआ, आप 2-4 दिन काम करके आए हो, वहां ड्यूली डिस्चार्ज लेटर ले लीजिए वहां से रिजाइन करके। इसी से रिलेटेड मैं एक चीज़ और बता देता हूं, आप चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, दोनों ही केसेस में बैंक आपको मैक्सिमम 3 महीने का एक्सटेंशन पीरियड दे सकता है, चाहे वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करे या ना करे। अगर उससे कम टाइम में आपका काम चलता है तो बहुत अच्छा, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम अगर आपकी रिलीविंग में लगना है, ये आपको पता है कोई इशू क्रिएट हो सकता है रेजिग्नेशन के टाइम पे, तो सेफर हैंड में जितना जल्दी हो सके अपने करंट ऑर्गेनाइजेशन से रिजाइन दीजिए। कुछ दिन रिजाइन करने के बाद आप घर बैठेंगे तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। जितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट तब होगी जब आप प्रेजेंट बैंक में ज्वाइन करने जाओगे और आपका डिस्चार्ज लेटर, आपका रिलीविंग लेटर नहीं होने की वजह से आप ज्वाइन नहीं करने दिया जाएगा, तब आपके ऊपर ज़्यादा बड़ा मेंटल प्रेशर आने वाला है। रही बात रिजाइन कैसे करना है, रेजिग्नेशन कैसे होना है, उसके लिए आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ डिपार्टमेंट को ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। वहां से आपको रेजिग्नेशन फॉर्म मिलेगा जिस पे आपको अपनी डिटेल फिल करके वो सबमिट करना है, और फिर उसके बाद वो अपनी प्रोसेस कंप्लीट करके आपको रिलीव कर देंगे, आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेंगे। सो अब तक जो मैंने वेरियस सोशल मीडिया पे आपके सवाल पढ़े वो इन्हीं से रिलेटेड थे। सो उम्मीद करता हूँ कि डिस्चार्ज लेटर को लेके आपके जो डाउट्स थे वो इस वीडियो के जरिए क्लियर हुए होंगे। ये वीडियो आप अपने साथियों तक भी भेजिए सो दैट कि उनके भी डाउट्स क्लियर हों, और आप लोगों की हैसल फ्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मैं कामना करता हूँ। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।